अगर मैं आपसे पूछूं भारत में हिंदू मुस्लिम की राजनीति आखिर शुरू कब हुई, क्या इसकी शुरुआत आजादी के बाद हुई, क्या इसकी वजह सिर्फ नेता है या इसकी कहानी सैकड़ों साल पुरानी है? इस सवाल का जवाब एक शब्द में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि भारत का इतिहास दुनिया के सबसे जटिल इतिहासों में से एक है। यहाँ हजारों वर्ष से अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां और अलग अलग परंपराएं एक साथ विकसित होती रही हैं। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत भी रही है और कई बार यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी बनी। लेकिन राजनीति की कहानी समाज की कहानी से अलग नहीं होती। जहां समाज बदलता है वहीं राजनीति भी बदलती है। इसीलिए अगर हमें समझना है कि भारत में हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों होती है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हिंदू और मुस्लिम शब्द का राजनीतिक पहचान कब बना है, क्योंकि हर धार्मिक पहचान राजनीतिक पहचान नहीं होती। इतिहास बताता है मध्यकालीन भारत में कई मुस्लिम शासकों ने शासन किया। इसी दौरान अनेक हिंदू राजा भी अपने अपने क्षेत्रों में शासन करते रहे। इतिहास केवल युद्धों का नहीं है, उसी इतिहास में व्यापार भी था, संस्कृति का आदान प्रदान भी था, कला भी थी, संगीत भी था, भक्ति आंदोलन भी था, सूफी परंपरा भी थी। कई जगह सहयोग था तो कई जगह संघर्ष भी था। यानी इतिहास सिर्फ कला या सफेद नहीं है, उसमें दोनों रंग मौजूद है। समय आगे बढ़ा, फिर आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश शासन। अब सवाल यह है, क्या अंग्रेज भारत में सिर्फ व्यापार करने आए थे? शुरुआत में हाँ, लेकिन धीरे धीरे व्यापार शासन में बदल गया और शासन पूरे उपमहाद्वीप पर नियंत्रण में। इतने बड़े देश पर राज करना आसान नहीं था। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म, अलग अलग रियासतें। ब्रिटिश प्रशासन ने इन सब को समझने के लिए जनगणना शुरू की। लोगों की पहचान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होने लगी। धर्म, जाति, भाषा, समुदाय, सबका वर्गीकरण किया गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस प्रक्रिया ने पहले से मौजूद सामाजिक पहचान को और अधिक औपचारिक रूप दे दिया। हालांकि इस विषय पर सभी इतिहासकार पूरी तरह एक मत नहीं है, लेकिन इतना तय है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान समुदाय आधारित पहचान प्रशासन और राजनीति में अधिक दिखाई देने लगे। फिर आया 1909 मॉरल मिंटो सुधार। यही ब्रिटिश सरकार ने कुछ समुदाय के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की, यानी कुछ मतदाता अपने समुदाय के प्रतिनिधि चुनते थे। बाद में संवैधानिक सुधार में भी प्रतिनिधित्व का यह प्रश्न और महत्वपूर्ण होता गया। यहीं से धार्मिक पहचान धीरे धीरे चुनावी राजनीति के साथ जुड़ने लगी। इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का बड़ा मंच बन रही थी। दूसरी ओर मुस्लिम लीग भी एक अलग राजनीतिक संगठन के रूप में उभर रही थी। दोनों का उद्देश्य हर मुद्दे पर एक जैसा नहीं था। समय के साथ राजनीतिक मतभेद बढ़े, संवैधानिक बहस तेज हुई, प्रतिनिधित्व, अधिकार, सुरक्षा और भविष्य, इन सभी सवालों पर अलग अलग राय सामने आने लगी। लेकिन अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस घटना ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, वह अभी आना बाकी थी। एक ऐसी घटना जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, जिसने सीमाएं बदल दी, सरकारें बदल दी और लोगों की सोच भी बदल दी। वह था भारत का विभाजन। लेकिन क्या सिर्फ विभाजन ने हिंदू मुस्लिम राजनीति को जन्म दिया, या उसके बाद लोकतंत्र, चुनाव और राजनीतिक दलों ने इसे एक नया रूप दिया? साल 1947 एक तारीख जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। लेकिन आजादी के साथ एक और घटना हुई जिसका दर्द आज भी राजनीति में महसूस किया जाता है। भारत का विभाजन, एक देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। लेकिन यह सिर्फ नक्शों का बंटवारा नहीं था, यह लाखों परिवारों का बिछड़ना था, करोड़ों लोगों का पलायन था और इतिहास के सबसे बड़े मानवीय विस्थापनों में से एक था। कई इलाकों में भयंकर हिंसा हुई, अनगिनत लोग अपनों को खोया, घरों को छोड़ा और नई जिंदगी शुरू करने के लिए सीमा पार करनी पड़ी। विभाजन की यही याद सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं रही, यहाँ लोगों की स्मृतियों में भी जीवित रही। यही कारण है कि स्वतंत्र भारत की राजनीति पर विभाजन का प्रभाव कई दशकों तक दिखाई देता रहा। लेकिन अब एक नया सवाल सामने था, नया भारत कैसा होगा? क्या ये किसी एक धर्म का देश होगा या सभी धर्मों का समान अधिकार वाला देश? इसी सवाल का जवाब भारत के संविधान निर्माताओं ने दिया। करीब 3 साल तक चली बहसों के बाद
भारत का संविधान तैयार हुआ। संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार देने की बात कही, धर्म की स्वतंत्रता दी, कानून के सम्मान समानता के सिद्धांत अपनाया और राज्य को किसी एक धर्म का पक्ष लेने के बजाय सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार करने की दिशा में स्थापित किया। समय के साथ इसी विचार को धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म के रूप में समझा जाने लगा। हालांकि धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या और उसका व्यवहारिक रूप समय समय पर राजनीतिक बहस के विषय भी रहा है, लेकिन संविधान बनने के बाद एक और बदलाव आया, लोकतंत्र। अब सरकार राजा नहीं चुनेगा, जनता चुनेगी और यहीं से भारतीय राजनीति का नया अध्याय शुरू हुआ। पहला आम चुनाव 1951-52, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव। करोड़ों लोग पहली बार वोट डालने निकले। अब हर वोट की कीमत थी, हर नागरिक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था और यहीं से राजनीतिक दलों ने समाज को समझाना शुरू किया, कौन कहाँ रहता है, किसकी क्या समस्या है, कौन किस मुद्दे पर वोट देता है। धीरे धीरे जाति, क्षेत्र, भाषा और धर्म चुनावी रणनीति का हिस्सा बनने लगा। ये समझना भी जरूरी है कि सभी दल हर समय एक जैसी राजनीति नहीं करते थे। हर दौर में मुद्दे बदलते रहे, कभी गरीबी, कभी रोजगार, कभी भाषा, कभी धर्म, कभी जाति और कभी राष्ट्रीय सुरक्षा। यानी भारतीय चुनाव हमेशा केवल धर्म के आधार पर नहीं लड़े गए, लेकिन कई चुनावों में धार्मिक पहचान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा भी बनी। यही वो दौर था जब अल्पसंख्यक अधिकार, बहुसंख्यक पहचान, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता जैसे शब्द राजनीतिक बहस का हिस्सा बनने लगे। इन शब्दों की परिभाषा और इन लोगों की राय आज भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इतिहास ये दिखाता है कि स्वतंत्र भारत में धर्म और राजनीति का रिश्ता धीरे धीरे और जटिल होता गया। फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस बहस को पूरे देश के केंद्र में ला दिया। ऐसी घटनाएं जिन्होंने राजनीतिक दलों की दिशा बदली, चुनावी रणनीतियां बदली और देश की राजनीति को एक नए दौर में पहुंचा दिया। वो दौर था राम जन्मभूमि आंदोलन। लेकिन क्या यही वो मोड़ था जहां हिंदू मुस्लिम राजनीति का नया रूप लिया, या इसके पीछे और भी कोई बड़ा सामाजिक और राजनीतिक कारण थे? अगर आप भारत की आज की राजनीति को समझना चाहते हैं तो एक घटना को समझना बेहद जरूरी है, अयोध्या। क्योंकि यहीं से भारतीय राजनीति ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसका असर आज भी दिखाई देता है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1980 का दशक, देश बदल रहा था, नई पीढ़ी सामने आ रही थी, टेलीविजन घर घर पहुंच रहा था, राजनीति भी नए दौर में प्रवेश कर रही थी। इस समय अयोध्या का विवाद धीरे धीरे राष्ट्रीय बहस का विषय बनने लगा। राम जन्मभूमि को लेकर विभिन्न धार्मिक और कानूनी दावे सामने आए। दूसरी ओर बाबरी मस्जिद का इतिहास और उसकी स्वामित्व को लेकर अदालतों में मुकदमे चल रहे थे। ये विवाद कई दशक पुराना था, लेकिन 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के शुरुआत में ये राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। यहीं से देश भर में रैलियां हुई, यात्राएं निकली, बड़े जन आंदोलन हुए। लाखों लोग इस मुद्दे से जुड़े, समर्थन भी मिला, विरोध भी हुआ। राजनीतिक दलों ने इसे अलग नजरिए से देखा। कुछ दलों ने इसे आस्था का प्रश्न बताया, कुछ ने संवैधानिक प्रक्रिया और न्यायिक संविधान पर जोर दिया, कुछ ने इसे धर्मनिरपेक्षता की परीक्षा कहा। यानी एक ही घटना लेकिन दृष्टिकोण कई। यही भारतीय लोकतंत्र की जटिलता भी दिखाई देती है। फिर आया 6 दिसंबर 1992, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया। यह घटना भारत के आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और विवादित घटनाओं में गिनी जाती है। इसके बाद देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा हुई, हजारों लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई, राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल गया। राष्ट्रीय स्तर पर धर्म, पहचान और चुनाव एक दूसरों से अधिक जुड़ते दिखाई दिए। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी कि हिंदू मुस्लिम रणनीति बढ़ी, या इसके पीछे चुनावी गणित भी था? लोकतंत्र में हर वोट महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक दल समाज के अलग अलग वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कभी युवाओं के मुद्दे, कभी किसानों के मुद्दे, कभी रोजगार, कभी महंगाई और कभी कई बार धार्मिक पहचान भी चुनावी चर्चों का हिस्सा बन जाती है। यही वोट बैंक शब्द लोकप्रिय होने लगा। हालांकि राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ बताते हैं कि मतदाता हमेशा सिर्फ एक ही कारण से वोट नहीं देते। धर्म, जाति, स्थानीय उम्मीदवार, सरकारी योजनाएं, आर्थिक स्थिति, राष्ट्रीय सुरक्षा, इन सब का असर अलग अलग चुनावों में अलग अलग मात्रा में हो सकता है। यानी ये मान लेना कि हर चुनाव सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पर लड़ा जाता है, तथ्यों के आधार पर सही निष्कर्ष नहीं होगा। लेकिन यह भी सच है कि कुछ चुनाव में धार्मिक पहचान राजनीतिक विमर्श का प्रमुख हिस्सा बनी।
इस दौरान टेलीविजन मीडिया का विस्तार हुआ, फिर 24 घंटे के न्यूज चैनल आए। उसके बाद सोशल मीडिया अब राजनीति सिर्फ चुनाव मंच तक सीमित नहीं रही, वो मोबाइल की स्क्रीन तक पहुंच गई। कुछ ही मिनटों में कोई भी बयान पूरे देश में फैल सकता था। यहीं से राजनीतिक संदेशों की गति पहले से कई गुना तेज हो गई। लेकिन क्या सोशल मीडिया ने हिंदू मुस्लिम राजनीति को और तेज किया, या उसने सिर्फ पहले से मौजूद बहसों को ज्यादा दिखाई देने वाला बना दिया? और क्या आज की राजनीति सिर्फ धर्म के आधार पर चलती है, या इसके पीछे अर्थव्यवस्था, रोजगार, कल्याणकारी योजनाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय मुद्दा भी उतने ही महत्वपूर्ण है? अगर आप सोचते हैं कि आज भी भारत की राजनीति वैसी ही है जैसी 30 साल पहले थी, तो शायद आप आधी कहानी जानते हैं। क्योंकि भारत बदल चुका है, मतदाता बदल चुका है, मीडिया बदल चुका है और राजनीति करने का तरीका भी बदल चुका है। एक समय था जब चुनाव प्रचार सिर्फ रैलियां, पोस्टरों और अखबारों तक सीमित था। फिर टेलीविजन आया, नेताओं की बातें सीधे घरों तक पहुंचने लगी। लेकिन असली बदलाव स्मार्टफोन के आने के बाद शुरू हुआ। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट बाजारों में से एक है। करोड़ों लोग हर दिन घंटों मोबाइल पर बिताते हैं। यही राजनीति भी पहुंच गई। अब एक भाषण कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोग तक पहुंच सकता है। एक वीडियो पूरे देश में वायरल हो सकता है। एक बयान चुनावी बहस का मुद्दा बन सकता है। लेकिन यहीं से एक नई चुनौती भी शुरू हुई, जानकारी और गलत जानकारी की। आज सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों दावे किए जाते हैं। कुछ सही होते हैं, कुछ अधूरे होते हैं और कुछ पूरी तरह गलत। इसलिए आज फैक्ट चेक पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अब एक और सवाल, क्या भारत में हर चुनाव सिर्फ हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर लड़ा जाता है? जवाब है नहीं। अगर पिछले कई चुनावों का अध्ययन किया जाए तो मतदाता सिर्फ धर्म देखकर वोट नहीं देते, वो रोजगार भी देखते हैं, महंगाई भी, सड़क भी, बिजली भी, पानी भी, शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, सरकारी योजनाएं भी, स्थानीय उम्मीदवार भी और कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा भी। यानी मतदान का निर्णय कोई कारणों से मिलकर बनता है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ चुनावों में धार्मिक पहचान एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन जाती है। क्यों? क्योंकि पहचान भावनाओं से जुड़ी होती है और भावनाएं लोकतंत्र में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। यही कारण है कि अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। कभी आर्थिक विकास, कभी कल्याणकारी योजनाएं, कभी राष्ट्रवाद, कभी धार्मिक पहचान और कभी इन सभी का मिश्रण। लेकिन एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? जनता। क्योंकि अंतिम निर्णय नेता नहीं लेते, मीडिया नहीं लेते, सोशल मीडिया नहीं लेते, मतदाता लेते हैं। मतदाता अपने अनुभव, अपनी प्राथमिकताओं और अपने विश्वास के आधार पर मतदान करता है। इसलिए भारत जैसे विशाल देश में किसी भी चुनाव को सिर्फ एक कारण से समझना बहुत कठिन है। अब सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या भारत में हिंदू मुस्लिम की राजनीति भविष्य में कम होगी या और बढ़ेगी? क्या नई पीढ़ी पहचान की राजनीति से आगे बढ़ेगी या उसी दिशा में नई बहस जारी रहेंगी? और क्या भारत की राजनीति का भविष्य धर्म तय करेगा या रोजगार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और विकास? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हम इस सीरीज के आखिर भाग में खोजेंगे, जहां हम किसी एक पक्ष की नहीं बल्कि पूरी तस्वीर की बात करेंगे। अगर आपने इस पूरी सीरीज को शुरू से देखा है तो अब तक हमने इतिहास भी देखा, विभाजन भी समझा, संविधान की भूमिका भी जानी, चुनाव की राजनीति भी देखी और सोशल मीडिया का प्रभाव भी समझा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत में हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म क्यों नहीं होती? क्या नेताओं की वजह से या जनता की वजह से या दोनों की वजह से? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र एक आईना है। जो समाज में होता है वही राजनीति में दिखाई देता है। अगर समाज शांत होगा तो राजनीति भी शांत होगी। अगर समाज विभाजित होगा तो राजनीति भी उसी दिशा में जाएगी। क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति अक्सर मतदाताओं की प्राथमिकताओं को भी प्रतिबिंबित करती है। यही कारण है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए वही मुद्दा महत्वपूर्ण बन जाते हैं जिन पर उसे जनता का समर्थन मिलने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। भारत सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का देश नहीं है। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं। हर राज्य अपनी अलग पहचान रखता। इसलिए भारत की राजनीति भी एक जैसी नहीं होती।
कश्मीर का मुद्दा तमिलनाडु से अलग है, बिहार की राजनीति केरल से अलग है, पूर्वोत्तर भारत अपनी अलग चुनौतियां रखता है, महाराष्ट्र अपनी अलग, यानी हर चुनाव, हर राज्य, हर क्षेत्र अपने अलग मुद्दों के साथ चलता है। फिर भी धार्मिक पहचान समय समय पर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाती है, कभी किसी घटना की वजह से, कभी किसी बयान की वजह से, कभी किसी चुनाव की वजह से। लेकिन इतिहास हमें एक और बात भी सिखाती है, भारत ने कई कठिन दौर देखे हैं, विभाजन, युद्ध, आतंकवाद, दंगे, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, फिर भी हर बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रही। यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। अब एक सवाल आपसे, अगर कल से भारत की राजनीति में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बिल्कुल खत्म हो जाए तो क्या आप देश की सारी समस्या खत्म हो जाएंगी? शायद नहीं, क्योंकि रोजगार फिर भी रहेगा, महंगाई फिर भी रहेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल संकट, पर्यावरण, तकनीक, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये सभी मुद्दे फिर भी रहेंगे। इसलिए भारत जैसे लोकतंत्र में किसी एक मुद्दे से पूरी राजनीति को समझना संभव नहीं है। यही कारण है कि किसी भी विषय को सिर्फ एक वीडियो, एक बयान या एक सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर समझने के बजाय उसका इतिहास, उसका वर्तमान और उसका पूरा संदर्भ समझना जरूरी है, क्योंकि आधी जानकारी अक्सर गलत निष्कर्ष तक ले जाती है और पूरी जानकारी बेहतरीन निर्णय लेने में मदद करती है। यही द IQ 360 का उद्देश्य है। हमारा काम किसी विचारधारा को बेचना नहीं, किसी धर्म का पक्ष या विपक्ष लेना नहीं, किसी राजनीतिक दल का प्रचार करना नहीं। हमारा उद्देश्य तथ्य को संदर्भ के साथ समझना, इतिहास को वर्तमान से जोड़ना और हर मुद्दों को हर कोने से देखना, क्योंकि जब आप पूरी तस्वीर देखते हैं तभी आप अपनी राय ज्यादा समझदारी से बना सकते हैं। आप देख रहे थे द IQ 360, एवरी एंगल एवरी फैक्ट। धन्यवाद। अगली डॉक्यूमेंट्री में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।